क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान का केंद्र 3 महीने तक लगातार जलता रहा और उस धुएं में सिर्फ पन्ने नहीं बल्कि इंसानियत के अगले 500 साल का भविष्य राख हो गया। यह सिर्फ एक इमारत का अंत नहीं था बल्कि एक ऐसी बौद्धिक विरासत की बलि थी जिसने दुनिया को पुनः जागरण की रोशनी बहुत पहले दिखा दी होती। आखिर उस लाइब्रेरी में ऐसा क्या था जिसे मिटाने के लिए इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी? 5वीं शताब्दी में जब दुनिया के कई हिस्से अंधकार के दौर से गुजर रहे थे, तब भारत के बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञान का सूर्य बनकर चमक रहा था। यह कोई साधारण शिक्षण संस्थान नहीं था। यहाँ 10,000 छात्र और 2,000 शिक्षक दुनिया भर से आते थे, लेकिन इस पूरी भव्यता का केंद्र था धर्मगंज। यह 9 मंजिला पुस्तकालय 3 विशाल इमारतों में बंटा था, जिनके नाम थे रत्नोद्य, रत्नरंजक और रत्नासागर। इनमें से रत्नोद्य की ऊंचाई इतनी थी कि यह बादलों को छूती महसूस होती थी। यहाँ संस्कृत, पाली, गणित, खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र और आयुर्वेद की लाखों पांडुलिपियां रखी थीं। ये हस्तलिखित प्रतियां ताड़ के पत्तों पर विशेष स्याही और प्राचीन तकनीकों से तैयार की गई थीं। यह केवल भारत की संपत्ति नहीं थी बल्कि पूरे एशिया की बौद्धिक रीढ़ बन चुकी थी। 1193 ईस्वी का वह समय भारतीय इतिहास का सबसे काला अध्याय माना जाता है। बख्तियार खिलजी की सेनाओं ने जब मगध पर हमला किया तो उनके निशाने पर नालंदा का यही पुस्तकालय था। इतिहासकार मिन्हाज सिराज ने अपनी पुस्तक तबक़ात-ए-नासिरी में इस घटना का उल्लेख किया है। उन्होंने लिखा है कि पुस्तकालय में इतनी किताबें थीं कि जब उन्हें आग के हवाले किया गया तो धुआं महीनों तक आसमान में छाया रहा। वह भीषण आग केवल कागज नहीं जला रही थी बल्कि उस समय के वैज्ञानिक दृष्टिकोण और तार्किक ज्ञान को राख कर रही थी। सवाल यह है कि खिलजी ने आखिर इस पुस्तकालय को ही अपना मुख्य लक्ष्य क्यों बनाया? यह केवल लूटपाट का अभियान नहीं था बल्कि एक सुनियोजित प्रयास था उस विचारधारा को नष्ट करने का जो खिलजी की सत्ता के लिए सबसे बड़ा खतरा थी। जब आप किसी सभ्यता की जड़ों को काटना चाहते हैं तो आप सबसे पहले उनके ज्ञान के केंद्रों को खत्म करते हैं। नालंदा का विनाश केवल एक सैन्य जीत नहीं थी, यह सदियों के संचित ज्ञान का एक सामूहिक नरसंहार था। खिलजी को डर था कि यदि लोगों के पास तर्क और विज्ञान की ताकत रही तो उन्हें गुलाम बनाना असंभव होगा। इसलिए उसने उस नींव पर ही प्रहार किया जिस पर भारत का बौद्धिक भविष्य टिका था। आज भी यह बहस जारी है कि क्या उस तबाही में सब कुछ खत्म हो गया। कुछ विद्वानों का कहना है कि आक्रमण की आहट मिलते ही कई भिक्षु अपनी जान बचाने के साथ साथ कुछ दुर्लभ पांडुलिपियों को तिब्बत और नेपाल के दुर्गम मठों की ओर ले गए। यही वजह है कि आज भी तिब्बती अनुवादों में हमें उन ग्रंथों के अंश मिलते हैं जिनकी मूल प्रतियां नालंदा में जलकर खाक हो चुकी थीं। यह एक ऐसा रहस्य है जो आज भी पुरातत्वविदों और इतिहासकारों को अपनी ओर खींचता है। क्या वे पांडुलिपियां आज भी किसी ठंडे गुफा के कोने में दबी हैं, या फिर विज्ञान हमेशा के लिए काल के गाल में समा गया? कल्पना कीजिए, अगर नालंदा का वह विशाल पुस्तकालय आज सुरक्षित होता तो विज्ञान और तकनीक की हमारी समझ आज कहाँ होती? हम आज से सदियों पहले ही सौरमंडल की जटिलताओं या शल्य चिकित्सा की बारीकियों को समझ चुके होते। यह सवाल हमें उस खोए हुए भविष्य की ओर ले जाता है जिसे हमने कभी देखा ही नहीं। नालंदा का जलना हमें यह याद दिलाता है कि सभ्यताएं केवल ईंट पत्थर से नहीं बनती, वे अपनी पांडुलिपियों, अपने विचारों और अपनी विरासत से जीवित रहती हैं। आज जब हम नालंदा के खंडहरों को देखते हैं तो हमें वहाँ केवल ईंटें नहीं बल्कि उस अधूरी रह गई कहानी का शोर सुनाई देता है। ज्ञान की अमरता का दावा तो किया जाता है, लेकिन इतिहास गवाह है कि उसे संरक्षित न करने का खामियाजा पूरी मानवता को भुगतना पड़ता है। अगर नालंदा आज खड़ा होता तो शायद दुनिया की तस्वीर बहुत अलग होती। क्या नालंदा के नष्ट होने से भारत ने वास्तव में अपनी वैज्ञानिक प्रगति के 500 साल खो दिए, या फिर उस तबाही ने हमें यह सिखाया कि ज्ञान को किसी एक इमारत में कैद नहीं रखा जा सकता? अगर आज नालंदा जैसा कोई केंद्र होता
तो आप वहाँ किस विषय पर शोध करना पसंद करते? क्या हम आज के दौर में उस ज्ञान की कमी महसूस करते हैं या तकनीक ने उसकी भरपाई कर दी है? अपने विचार कमेंट्स में जरूर साझा करें।